अगर आप रिटेल इन्वेस्टर हैं और आप सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस पे तवज्जो देते हैं देन यू आर मिसिंग आउट बिग टाइम, क्योंकि मार्केट को प्रोडिक्ट करने के लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स फंडामेंटल और जियोपॉलिटिकल सिचुएशन एज वेल एज ह्यूमन साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी होता है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वो कौन से मैक्रो इकोनॉमिक्स फंडामेंटल हैं जो आने वाले दिनों में मार्केट पे एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ला सकते हैं। तो लेट्स डाइव इन। ऑलराइट, वेलकम बैक। सो मेरा नाम यासीन निज़ामी है और मैं इस चैनल पे वीडियोस बनाता हूँ फाइनेंशियल एजुकेशन, फाइनेंशियल लिटरेसी के हवाले से कि किस तरह मैं लोगों को उर्दू में बहुत सिंपल अल्फाज के अंदर फाइनेंशियल एजुकेशन दूँ, मार्केट के हवाले से, इकोनॉमिक्स के हवाले से, इन्वेस्टिंग के हवाले से, जो भी आप एक इन्वेस्टर के तौर पे सोच सकते हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर मिलेगी उर्दू लैंग्वेज के अंदर, सिंपल लैंग्वेज के अंदर, ताकि आप इसको समझ सकें। तो हम आज के टॉपिक पे बात करते हैं कि आज के टॉपिक ये है वो कौन से ऐसे मैक्रो इकोनॉमिक्स फैक्टर्स हैं जो आने वाले वक्त में मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट करेंगे। रिसेंटली हमने देखा कि जो बैंक ऑफ जापान है, जो सेंट्रल बैंक है जापान का, उसने मार्केट में 3 दफ़ा इंटरवेंशन की अपनी करेंसी को बचाने के लिए। अगर आप तवज्जो दे रहे हैं तो आपने देखा होगा कि जो येन है वो ऑलमोस्ट कोलैप्स कर गया अगेंस्ट यूएसडी, और हमने देखा है कि वो कंटिन्यू एक डाउनवर्ड ट्रेंड के अंदर जा रहा है। और रिसेंटली इन द लास्ट फ्यू मंथ्स इट हैज़ बीन टैंकिंग ऑलमोस्ट, गोइंग साउथ विदाउट एनी हिकअप्स। तो उस प्रोसेस के अंदर जो वहाँ का सेंट्रल बैंक है उसको मजबूरन इंटरवेंशन करनी पड़ी। और ये सिर्फ जापान में नहीं हुआ, ये हमने यूके में देखा कि जब ब्रिटिश पाउंड कोलैप्स कर गया था आज से कोई 2 या 3 हफ्ते पहले, तो बैंक ऑफ इंग्लैंड को भी जो है वो इंटरवेंशन करनी पड़ी थी पाउंड को बचाने के लिए। उसके पीछे दूसरे वजूहत भी थी, तो हम उस पर टच नहीं करेंगे अभी इस वीडियो में, लेकिन बैंक ऑफ जापान को मजबूरन इंटरवेंशन करनी पड़ी जापान की जो करेंसी जापानीज येन को उसको सपोर्ट देने के लिए। तो उन्होंने इंटरवेंशन कैसे की? अच्छा, इंटरवेंशन इस तरह से होती है कि जब कभी किसी मुल्क की करेंसी जो है वो फ्री फॉल हो रही हो, तो जो वहाँ का सेंट्रल बैंक है वो ये करता है कि अपने रिजर्व्स में से डॉलर्स निकाल के या यूरोज निकाल के वो स्पेंड करते हैं मार्केट में, एंड दे बाय बैक, वो बाय बैक करते हैं अपनी करेंसी मार्केट से। तो जब आप मार्केट से अपनी करेंसी उठाते हैं तो ऑफ कोर्स एक आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट होती है मार्केट के अंदर, तो उस करेंसी की वैल्यू अगेंस्ट यूएस डॉलर बढ़ना शुरू हो जाती है। ठीक है। अच्छा, देखा हमने ये है कि जब भी इन्होंने इंटरवेंशन करने की कोशिश की तो एक सडन स्पाइक तो आया यूएन को सपोर्ट करने के लिए, बट देन ओवर टाइम इट इज़ अगेन स्टार्टेड गोइंग बैक डाउन। ठीक है। जब उन्होंने देखा कि वो मज़ीद दोबारा जा रहा है, फिर मज़ीद उन्होंने इंटरवेंशन की, फिर उसको एक आर्टिफिशियल बम दिया, लेकिन ओवर टाइम अगेन हमने देखा कि येन दोबारा से कोलैप्स होने लगा। अगेन तीसरी दफ़ा उन्होंने इंटरवेंशन की, तो अब तक उन्होंने विद इन द लास्ट फ्यू मंथ्स, नॉट इवन मंथ्स, फ्यू डेज, $50 बिलियन स्पेंड किए जस्ट टू बाय बैक येन फ्रॉम द मार्केट इन ऑर्डर टू सपोर्ट इट, टू स्टेबलाइज इट। और उसके बावजूद भी येन स्टेबल होने का नाम नहीं ले रहा। अच्छा, ये हो क्यों रहा है? इसकी 2 वजूहत हैं। नंबर 1, बैंक ऑफ जापान यील्ड कर्व कंट्रोल कर रहा है, जो कि एक प्रोसेस है जिसमें वो बेसिकली गवर्नमेंट बॉन्ड्स को बाय करके लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं बैंक्स को। वो एक अलग टॉपिक है दूसरी वीडियो के लिए, लेकिन आपके लिए समझना ज़रूरी है कि बैंक ऑफ जापान एक प्रोसेस कर रहा था यील्ड कर्व कंट्रोल के नाम से, जिसकी वजह से करेंसी जो है वो डेप्रिशिएट हो रही थी। लेकिन दूसरी वजह यह है कि जो यूएस डॉलर है इन द ग्लोबल मार्केट्स दैट इज गेटिंग स्ट्रॉन्गर, लाइक ऑल टाइम हाई। हमने इतना स्ट्रॉन्ग यूएस डॉलर इन द लास्ट 2 डेकेड्स नहीं देखा। यानी कि ऑन द DXY इंडेक्स इट इज टचिंग लाइक 113-14 अगेंस्ट दोज बकेट ऑफ करेंसीज। तो यूएस डॉलर के इतने स्ट्रॉन्ग होने की वजह से हम देख रहे हैं कि जो दूसरी बाकी करेंसीज हैं वो ऑलमोस्ट क्रश हो रही हैं। ब्रिटिश पाउंड देख लें आप, स्विस करोना देख लें आप, यूरो देख लें आप, जापानीज येन देख लें, चाइनीज रेमनबी देख लें, वो तमाम की तमाम मेजर करेंसी जो हैं वो एक मीम स्टॉक की तरह जो है वो फॉल डाउन हो रही है। अच्छा, अब इसका चांस क्या है होने का आगे? अगर ये कंटिन्यू रहता है, दिस विल क्रिएट मोर मैस एंड मोर हैवॉक इन द ग्लोबल। दूसरी कंट्रीज वो रिलाई करती हैं यूएस डॉलर पर, क्योंकि उनको अपनी करेंसी को स्टेबल करने के लिए फॉरेन रिजर्व रखने पड़ते हैं। तो जब यूएस डॉलर एक्सपेंसिव होना शुरू हो जाता है तो ऑफ कोर्स एक्सचेंज रेट डिसबैलेंस होता है, तो उनका फिस्कल डेफिसिट डिसबैलेंस होता है, उनका ट्रेड बैलेंस पे इम्पैक्ट आता है। तो ऑफ कोर्स उनकी जो इंपोर्ट्स हैं वो महंगी हो जाती हैं, एक्सपोर्ट्स उनको बढ़ानी पड़ती हैं टू बैलेंस द ट्रेड डिफरेंस।
तो काफ़ी इश्यूज आते हैं स्ट्रॉन्ग डॉलर होने की वजह से दूसरी इकोनॉमीज़ के ऊपर। तो अगर ये ट्रेंड चलता रहा तो एक वक्त ऐसा आएगा कि वो जितने भी मेजर कंट्रीज़ हैं G7 कंट्रीज़, दे विल स्टार्ट डिमांडिंग यूएस गवर्नमेंट टू स्टेबलाइज यूएस डॉलर। और ऐसा हिस्ट्री में हो चुका है। एक प्लाजा अकॉर्ड के नाम से एग्रीमेंट हो चुका है 5 बड़े मुल्कों के दरमियान, जिसमें यूएस शामिल था, यूके, जर्मनी, जापान एंड आई थिंक इट वाज अनदर कंट्री एज वेल, मैं भूल रहा हूँ। तो उन 5 कंट्रीज़ के दरमियान ये एग्रीमेंट हुआ था कि हमने किस तरह यूएस डॉलर को जो है वो दोबारा से नीचे लेके आना ताकि वो स्टेबलाइज करे दूसरी करेंसीज को, क्योंकि यूएस अकेले सर्वाइव नहीं कर सकता। यूएस को पार्टनरशिप चाहिए दूसरे कंट्रीज से इन ऑर्डर टू डू ट्रेड, इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट, अपनी इकोनॉमी को रन करने के लिए। अगर दूसरे कंट्रीज जो हैं वो इकोनॉमिक डिज़ास्टर का शिकार हो जाएं तो यूएस भी ऑफ कोर्स उसमें इम्पैक्ट होगा। तो एट सर्टेन पॉइंट दे विल हैव टू थिंक अबाउट इट कि भाई किस तरह हमने यूएस डॉलर को दोबारा से नीचे लेके आना है। तो प्लाजा अकॉर्ड के नाम से 1980s में ये एक एग्रीमेंट ऐसा हो चुका है जिसमें यूएस डॉलर को फोर्सफुली नीचे लेके आया गया ताकि जो दूसरी करेंसीज हैं वो स्टेबलाइज हो सकें। अगर ऐसा प्लाजा अकॉर्ड दोबारा होता है तो इवन अगर फेड या यूएस गवर्नमेंट सिर्फ उसको अनाउंस करें और वो कोई एक्शन ना भी लें तो मार्केट इसको फ्रंट रन करेगी। ठीक है, फ्रंट रन से मुराद दिया है कि मार्केट प्राइसिंग इन करेगी पहले से। तो लेट्स से अगर आप यूरोप में रहते हैं या ऑस्ट्रेलिया में या मिडल ईस्ट में रहते हैं और आपने डॉलर्स जो हैं वो होल्ड किए हुए हैं एज अ रिजर्व करेंसी और फॉर सम प्रोटेक्शन, जैसे आपको ये इंडिकेशन मिलती है कि यूएस गवर्नमेंट या ट्रेजरी जो है वो प्लाजा अकॉर्ड करने जा रही है, आप क्या करेंगे? आप इमीडिएटली सेल कर देंगे यूएस डॉलर। तो देयर विल बी अ बिग सेल ऑफ इन द मार्केट, जिसकी वजह से यूएस डॉलर ऑलरेडी उस प्लाजा अकॉर्ड से पहले ही नीचे आना शुरू हो जाएगा। तो उससे क्या होगा कि जो ट्रेड यूएस डॉलर में डिपेंड करती हैं वो इम्पैक्ट होंगी। जो कंपनीज, बिग टेक कंपनीज हैं जिनका बिजनेस जो है वो ज़्यादा आउटसाइड यूएस आता है, उनको थोड़ी सपोर्ट मिलेगी, क्योंकि जो अभी वो अर्निंग मिस कर रहे हैं वो यूएस डॉलर स्ट्रांग होने की वजह से कर रहे हैं। एक रीज़न उसका ये है। और जिसकी वजह से जो दूसरे कंट्रीज़ हैं, खास करके इमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं, उनको थोड़ी सी सपोर्ट मिलेगी कि अगर यूएस डॉलर नीचे होगा तो उनके डेट जो है इंटरेस्ट पेमेंट नीचे हो जाएंगी और थोड़ी सी इनको फिस्कल सपोर्ट मिलेगी। तो it can create both negative and positive impacts in the market. So खास करके अगर किसी ने यूएस डॉलर रखे हुए हैं तो वो इमीडिएटली बेचना शुरू कर देंगे, क्योंकि यूएस डॉलर विल देन डिक्रीज इन वैल्यू। तो इन मैक्रो फैक्टर्स पे जो है वो गौर कीजिए, और अगर आपके लिए मुश्किल है इन चीज़ों को समझना तो इस चैनल पे आइए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि मैं कंटिन्यूसली इन टॉपिक्स पर वीडियो बनाऊंगा ताकि आप लोगों को वो एजुकेशन फराहम करूँ जो टिपिकली उर्दू में नहीं मिलती है। ज़्यादातर इंग्लिश में होती है या लेंथी आर्टिकल्स होते हैं, तो किसी के पास इतना पढ़ने का टाइम नहीं होता। तो आई विल ब्रिंग these things for you on this channel in simple Urdu language. I will see you in my next video. Take care.